सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। आप सबों को, आप सब लोग जल्दी जल्दी से मेरे भाई लाइव क्लास में जुड़ जाएं, लाइव सेशन में, और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद हैं, है ना, सबके लिए वीडियो लाभदायक होगा। ये क्लास सबके लिए, आप सब लोगों के लिए लाभदायक होगा। आप सबको इसको देख सकते हैं ना, जिनके एग्ज़ाम के लिए हैं उनके भी लिए लाभदायक है, जो एग्ज़ाम नहीं देंगे उनके लिए भी लाभदायक है, सबके लिए लाभदायक हो जाएंगे। आप सब कोई मेरे भाई क्लास सेशन में जुड़ जाएं। हाँ, वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी बच्चों को। हाँ, वेरी गुड इवनिंग हरिकिशोर, सब बच्चों को वेरी गुड इवनिंग। शाहिद, सरस्वती, विनोद, हाँ जी, इतना बच्चे जुड़ चुके हैं। चलिए क्लास को ना आज हम बहुत ज़्यादा फास्ट रफ्तार से पढ़ाएंगे। आज मुझे बहुत ज़्यादा टॉपिक पढ़ाना है। चलो भाई, मैं क्लास को ना स्टार्ट करता हूँ, है ना, मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। आप सब लोग को मैं देख रहा हूँ, आप सब बच्चे धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। अपने दोस्तों को जल्दी जल्दी भेजिए ताकि सब कोई लाइव सेशन को जुड़ सके, है ना, सब लाइव सेशन में जुड़ सके और क्लास का आज आनंद ले सके, है ना। आज समझना है कि आज हमारा जो बिहार बोर्ड है या जो झारखंड बोर्ड हो, वो सब के लिए ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। जो बच्चे क्लास 11 12 में हैं उनके लिए खास तौर पर काफ़ी अधिक लाभदायक होने वाला है। और कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो क्लास 10th में भी आपका पूछा जाता है। चलिए, सब कोई क्लास में जुड़ गए हैं। चलिए मेरे भाई, मैं क्लास को ना स्टार्ट करता हूं। आप सब बच्चे देखिएगा। सबसे पहले ना हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहला टॉपिक मेरे पास मेरे भाई क्या है। सबसे पहला टॉपिक आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास है ना, वह टॉपिक है राष्ट्रपति के पद की रिक्तता की स्थितियां। मतलब समझना है कि राष्ट्रपति पद ना कितने प्रकार से खाली हो सकते हैं। राष्ट्रपति का जो पद है ना, वो कितने तरीके से खाली रह सकता है। तो देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति के 4 ऐसी स्थितियां हैं जब राष्ट्रपति के पद क्या रहेंगे, खाली रह सकता है। पहला बात समझिए कि मान लेते हैं कि जो राष्ट्रपति बना था, है ना, वो राष्ट्रपति का ना अपना कार्यकाल 5 वर्षों का समाप्त हो गया। जब राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल समाप्त हो जाए मेरे भाई, तो पद खाली हो जाएंगे, फिर उस पद के लिए चुनाव होगा, है ना। दूसरा बात समझिए कि राष्ट्रपति पद पर तो नियुक्त हो गए थे, और मान लो कि जब कार्य अवधि के दौरान ही उनका निधन हो गया, वो मर गए, तो इस दौरान भी हमारा क्या हो सकता है कि राष्ट्रपति का पद खाली रह सकता है। 2 बात हो गया ना। पहला मैंने क्या कहा कि राष्ट्रपति का 5 वर्षों का कार्यकाल समाप्त हो जाए तो ये राष्ट्रपति के पद खाली रहेंगे। दूसरा बात मैंने कहा कि राष्ट्रपति याद रखना है कि उसका मृत्यु हो जाए, है ना, आकस्मिक मृत्यु हो जाए, अचानक मृत्यु हो जाए। तीसरा बात समझना है कि जो राष्ट्रपति वो त्यागपत्र दे दे, है ना, वो कह दे भाई कि हम अब इस पद पे नहीं रहेंगे, उसने त्यागपत्र दे दिया, इस पर भी वो राष्ट्रपति के पद खाली रहेंगे। फिर महाभियोग प्रक्रिया द्वारा जब राष्ट्रपति को हटाया जाएगा तो इस तरह से भी राष्ट्रपति के पद खाली रहेंगे। 4 प्रकार का हो गया। एक ऐसे भी होते हैं कि जब निर्वाचन अवैध हो गया, है ना, जब निर्वाचन याद रखना अवैध हो गया, तो उस कंडीशन में भी याद रखना है कि राष्ट्रपति के पद क्या रहेंगे, खाली रहेंगे, या चुने गए जो हमारे उम्मीदवार हैं वो याद रखना निर्वाचन हेतु अर्हक नहीं है, योग्य नहीं है, तो उस दौरान भी ये पद खाली हो सकते हैं। तो लेकिन मुख्य रूप से आपको समझना है कि राष्ट्रपति के पद कितने प्रकार से खाली रहते हैं, तो आपको समझना है मेरे भाई 4 प्रकार के, है ना। तो चलिए मैं सभी बच्चों को देख रहा हूँ। हाँ, गुड इवनिंग सबों को, गुड इवनिंग मेरे भाई। भरत कुमार जी, हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग। स्नेहा, सब बच्चों को वेरी गुड इवनिंग सभी बच्चों को। आप सबको लाइव क्लास में जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए जल्दी से देखिए मेरे भाई, यहाँ पर मैं बोलूँ तो सबसे पहला क्या है कि मृत्यु, कि राष्ट्रपति की मृत्यु होने के बाद राष्ट्रपति के पद खाली होंगे। देखा, यदि कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, मतलब जिस समय ना याद रखना कि राष्ट्रपति कार्य कर रहे थे, उस दौरान ही यदि राष्ट्रपति मर जाएं तो उस समय क्या होगा कि राष्ट्रपति के पद खाली पड़ जाएंगे। दूसरा है त्यागपत्र, है ना, रिजाइनेशन। जब राष्ट्रपति रिजाइन दे देते हैं, उस दौरान भी मेरे भाई कि राष्ट्रपति का पद क्या रह जाएंगे, खाली रह जाएंगे। वही लिखा, यदि राष्ट्रपति स्वयं अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे देते हैं। अब एक बात यहाँ से ऑब्जेक्टिव में आपसे क्या पूछेगा, ये पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो आप क्या कहोगे मेरे दोस्त, उपराष्ट्रपति को। तीसरा क्या है, राष्ट्रपति पद खाली होने का अगला कंडीशन क्या है कि महाभियोग द्वारा
पद से हटाया जाना। महाभियोग द्वारा जब हम क्या करते हैं, राष्ट्रपति को हटाते हैं। राष्ट्रपति हटाने की जो प्रक्रिया है उसे हम महाभियोग कहते हैं। यहाँ क्या लिखा है, यदि राष्ट्रपति संविधान के उल्लंघन के कारण महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाते हैं। मतलब याद रखना कि हमारा जो संविधान है उस संविधान के यदि राष्ट्रपति क्या नहीं कर पा रहे हैं, पालन नहीं कर रहे हैं, उनका उल्लंघन करते हैं, तो उस दौरान याद रखना है कि राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो उस राष्ट्रपति को हटाने की इस प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। आप समझिएगा कि राष्ट्रपति को ना उसके पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं, है ना मेरे भाई। चलिए तब 3 टर्म देख लिए आपने। 1-2 ऑब्जेक्टिव क्या निकला मैं वो भी बताऊंगा अभी आपको। अगला है कार्यकाल की समाप्ति। जब राष्ट्रपति क्या हो जाए ना, राष्ट्रपति का कार्यकाल ही समाप्त हो जाए। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और राष्ट्रपति का जब कार्यकाल समाप्त हो जाए, 5 वर्ष पूर्ण हो गया, तो उस दौरान भी क्या होंगे, राष्ट्रपति के पद खाली रहेंगे। तो आपको यह समझ में आ गया कि राष्ट्रपति के पद कुल 4 प्रकार से खाली होते हैं। मैंने एक और बता दिया था कि 5वां भी हो सकता है कि जिस उम्मीदवार को चुने हैं वो मान लो उसके लिए अर्हक ही नहीं है ना, एलिजिबिलिटी नहीं है, या मान लो कि वो जो चुनाव हुआ तो वह अवैध रूप से हो गया था, उस दौरान भी ये राष्ट्रपति के पद खाली रह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात हमें पढ़ना है, राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी क्या होती है, शक्तियां होती है। तो बात मेरे भाई समझिए कि राष्ट्रपति के पास याद रखना कि मुख्य रूप से 7 प्रकार की शक्तियां होती है। राष्ट्रपति के पास मुख्य रूप से 7 प्रकार की शक्तियां होती है। राष्ट्रपति के पास मुख्य रूप से कितने प्रकार की शक्तियां होती है, 4 प्रकार की शक्तियां होती है। कोई हरिकिशोर लिखा हुआ है, सर उपराष्ट्रपति का क्या कार्य है। हाँ मेरे भाई राष्ट्रपति का मैं कार्य बता रहा हूं। ध्यान सुनिए। तो सबसे पहले ना समझना है कि राष्ट्रपति के कितने यहाँ पे समझना है कि शक्तियां हैं। ये शक्तियां वही तो उसका कार्य क्षेत्र होगा, है ना, इसमें अपना जो शक्ति प्रयोग कर पाएंगे। तो राष्ट्रपति याद रखना है सबसे पहले क्या करते हैं कि कार्यपालिका की शक्तियां हैं। राष्ट्रपति के पास मेरे भाई कौन सी शक्तियां हैं, कार्यपालिका की शक्तियां हैं। अजय, हाँ जी, सबको बच्चों सभी बच्चों को वेरी गुड इवनिंग। आप लोग सब कोई मेरे भाई जुड़ते चले जाइए। चलो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है कि राष्ट्रपति देश के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं, है ना। हमारा जो प्रशासनिक होता है ना, प्रशासन का जो मुख्य अधिकारी होता है वो कौन होते हैं, राष्ट्रपति, है ना। प्रशासनिक के जो मुख्य अधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं, राष्ट्रपति। अगला है मेरे भाई कि प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश आदि की नियुक्ति करते हैं। अब मुझे बताओ एकदम आपके पास एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में क्या आएगा, आपके पास एग्जाम में मेरे भाई ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आएगा कि प्रधानमंत्री को, मंत्रिपरिषद के मंत्रियों को, है ना, राज्यपाल को और मुख्य न्यायाधीश, इस सब की नियुक्ति ना कौन कराते हैं, इन सब लोगों को नियुक्ति कौन देता है, इन सबों को मेरे दोस्त नियुक्ति कौन देता है, इन सबों को नियुक्ति मेरे दोस्त कौन देता है, राष्ट्रपति, है ना। कौन देते हैं, राष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन कराएगा, राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद के जितने भी मंत्री होंगे सबका नियुक्ति कौन करेगा करेंगे, राष्ट्रपति। जो हमारे राज्यपाल होते हैं ना उसका नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति। जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना उच्च न्यायालय के, उनका नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति। अगला है सभी सरकारी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। मतलब जितने भी सरकारी कार्य होंगे उस सभी सरकारी कार्यों को राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, है ना, राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। किसके कार्य को, जितने भी सरकारी कार्य होंगे। अब अगला बात मेरे भाई कौन सा शक्तियां हैं। पहला शक्ति आपने इसमें क्या देख लिया कि यहाँ पे कार्यपालिका, है ना, कि कार्यपालिका की शक्तियां। आपने सबसे पहले इसमें कौन सा शक्ति देखा मेरे भाई, कार्यपालिका की शक्तियां। अब नेक्स्ट पॉइंट आप जरा देखिए कि यहाँ पर क्या है, वित्तीय शक्तियां, सॉरी विधायी शक्तियां। कौन शक्तियां हैं मेरे भाई, विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां इसको ना क्या क्या प्राप्त है उस बात को समझिएगा। देखा संसद का सत्र बुलाना, कि संसद हमें समझाए थे आप लोग कि संसद में जो हमारे होते हैं ना वो 2 सदन होते हैं, है ना। संसद में मेरे दोस्त 2 सदन होते हैं, है ना। संसद में मेरे 2 सदन होते हैं, एक होते हैं उच्च सदन और एक होता है निम्न सदन, है ना मेरे भाई। एक होता है उच्च सदन और एक क्या होता है, निम्न सदन। तो उच्च सदन और निम्न सदन के बारे में यदि मैं बात करूं ना, उच्च सदन और निम्न सदन के में
उच्च सदन और निम्न सदन के बारे में बात करूं तो इस सब का सारा मैं टॉपिक मेरे भाई पिछले क्लास में मैं पढ़ा चुका हूं कि एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा, है ना, वहां पर देख लीजिएगा आप लोग। तो संसद के सत्र बुलाना, स्थगित करना और लोकसभा को भंग करना ये किसके पास है मेरे भाई? विधायी शक्तियां में उसे प्राप्त है। राष्ट्रपति को ना याद रखना है कि राष्ट्रपति को संसद में सत्र बुलाना, स्थगित उस सत्र को स्थगित कर देना और याद रखना है कि लोकसभा को क्या कर देना? भंग कर देना। लोकसभा को भंग कर देना ये राष्ट्रपति को ना किस रूप में ये शक्तियां प्राप्त है? ये शक्तियां मेरे दोस्त किस रूप में प्राप्त है? विधायी शक्तियों के रूप में प्राप्त है। संसद को अभिभाषण देना, है ना, संसद को अभिभाषण देना, अध्यादेश जारी करने की जो शक्तियां हैं, राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित करना, ये सब शक्तियां मेरे भाई किसके पास है? ये सब शक्तियां मेरे दोस्त किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति के पास ये जो शक्तियां आया है ना, वो किस में आया है? विधायी शक्तियां के रूप में। किस शक्तियों के रूप में? विधायी शक्तियों के रूप में। चलो मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। अब जरा से यहां पर आए ना, तो यहां पर हम क्या बात करें जरा समझिए। राष्ट्रपति के पास जो तीसरा शक्ति है वो क्या है? न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति के पास जो तीसरा शक्तियां है मेरे दोस्त वो क्या है? न्यायिक शक्तियां। वहां पर क्या लिखा है? अपराधियों को क्षमा, दंड रोक, सजा घटाने आदि की शक्तियां हैं। जैसे आप सुने होंगे ना कि याचिका, है ना, दया याचिका का नाम आप सुने होंगे कि दया याचिका मेरे भाई राष्ट्रपति के पास लगता है ना। राष्ट्रपति चाहेंगे तो उसे क्या कर सकता है? उसे उसके ऊपर जो क्या सजा दिया गया सजा को समाप्त कर सकता है। ये शक्तियां किसके पास है? जिसका याद रखना है कि जिसके सजा को राष्ट्रपति क्या कर दे? माफ कर देना। तो समझना कि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला सुनाया है उस फैसला को रद्द करने का अधिकार किसके पास है मेरे भाई? राष्ट्रपति के पास। विशेष रूप से मृत्यु दंड के मामले में यह शक्ति क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। कौन सा शक्ति? न्यायिक शक्ति। और ये शक्तियां मेरे भाई किसके पास होता है? ये शक्तियां होता है मेरे दोस्त किसके पास? अब बताओ जल्दी से, राष्ट्रपति के पास। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सैन्य शक्तियां। सैन्य शक्तियां भी किसको प्राप्त है? सैन्य शक्तियां को राष्ट्रपति को प्राप्त है। सैन्य शक्तियां भी किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। लिखा राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति होते हैं, है ना। भारतीय सशस्त्र बलों के जो हमारे यहाँ सैनिक होते हैं उनका याद रखना है कि सर्वोच्च सेनापति सबसे बड़ा सेनापति कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति होते हैं। युद्ध की घोषणा और शांति संधि कर सकते हैं मेरे दोस्त। युद्ध की जो घोषणा है या हमारे देश में जो शांति संधि, शांति बहाल करना है, ये दोनों को याद रखना है। ये क्या कर सकता है? बहाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें ना किसकी सलाह लेना जरूरी है? प्रधानमंत्री का सलाह लेना बहुत ही जरूरी है। चलिए नेक्स्ट आपके पास क्या है? राजनीतिक शक्तियां। राजनीतिक शक्तियां को मेरे भाई कूटनीतिक शक्तियां भी कहा जाता है। राजनीतिक शक्तियां को कूटनीतिक शक्तियां भी कहा जाता है। अब इसमें क्या है कि राष्ट्रपति अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित करते हैं। जैसे अलग अलग देशों के साथ, जैसे मैंने कहा भाई भारत रूस के साथ अच्छे संबंध बनाए हैं, अमेरिका के साथ संबंध बनाए हैं ना। ये कौन है? कूटनीतिक, राजनीतिक शक्तियां। कि हमारे पास राजनीतिक रहेगा तो हम अलग अलग देशों के साथ संबंध बना सकते हैं ना, दोस्ती कर सकते हैं। विदेशों में भारत के राजदूतों की नियुक्तियां, है ना। भारत के लोगों को मैं विदेश में भेजूंगा, वहां रहेंगे, वहां के बारे में जानेंगे, वहां के बारे में हमें बताएंगे, है ना। वहां पे हम राजदूत की नियुक्ति कर सकेंगे। विदेशी प्रतिनिधियों को स्वीकार करते हैं। विदेशी प्रतिनिधियों को क्या करना? स्वीकार करना। यह हमारे राष्ट्रपति के किस शक्ति में प्राप्त है? राजनीतिक शक्तियों में प्राप्त है। अब यहां पर ना जो एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है मेरे भाई आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति के पास जो मिला हुआ है आपातकालीन शक्तियां, ये ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज्यादा मेरे भाई इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, है ना। क्या लिखा है कि राष्ट्रीय आपातकाल, जो याद रखना, आपातकाल कितने शक्तियां? आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मेरे भाई राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। जो राज्य आपातकाल है ना, इसको हम बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। कौन शासन कहते हैं? राष्ट्रपति शासन। अब बात समझिएगा, पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, फिर राज्य आपातकाल। राज्य आपातकाल का दूसरा नाम मेरे भाई क्या है? राष्ट्रपति शासन। कौन शासन? राष्ट्रपति शासन। और ये होता है मेरे भाई कहां पर? राज्यों में लगता है ना। अभी बताएंगे डिटेल कहां कहां लगेगा।
फिर हमारे पास कौन है, वित्तीय शक्तियां। अब एग्जाम में आपसे क्या क्या एग्जाम में पूछेगा कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल को किस अनुच्छेद के द्वारा लागू किया जाता है। तो मुझे बता अनुच्छेद कितना होगा, 352। अनुच्छेद कितना है मेरे भाई, 352 है ना। और जो भाई अभी नए नए ना इस वीडियो पे आए हैं वो कृपया करके इस चैनल को ना सब्सक्राइब कर लें, तो टाइम टाइम पे ना आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा और सही टाइम पे आप क्लास को ज्वाइन कर पाओगे। अगला मेरे भाई तो याद रखना, राज्य आपातकाल जो है ना, राज्य आपातकाल इसको हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन। कौन शासन, राष्ट्रपति शासन। और ये समझना है ये किस अनुच्छेद के तहत लगता है, 356 है ना, अनुच्छेद 356। अच्छा कुछ एक और विशेष बात है 365 अनुच्छेद में भी, 365 अनुच्छेद के द्वारा भी राज्य आपातकाल को घोषित करने के लिए किस अनुच्छेद पर उसे किस अनुच्छेद का दिशा निर्देश पालन करना पड़ेगा, अनुच्छेद नंबर 356। लेकिन एग्जाम में यदि आपके पास आए ना कि राज्य आपातकाल किस अनुच्छेद के द्वारा लागू होता है, तो आप आंसर रखो 356 है ना, 356। 365 क्या कहता है, ये कहता है कि राज्य सरकार जो है ना वो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए, केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए जो नियम कानून है उस नियम कानून का दिशा निर्देश मतलब उसका पालन नहीं कर रहा। राज्य सरकार केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए जो नियम कानून है उस नियम कानून का यदि कोई राज्य सरकार पालन ना करे तो उस राज्य में ये निर्देश देंगे किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 365 के तहत। और वो निर्देशित किस अनुच्छेद में जाएंगे, अनुच्छेद 356 में। और कहा जाएगा भाई कि वहां पर हम किस क्या घोषित कर सकते हैं, राज्य आपातकाल मतलब राष्ट्रपति शासन है ना। नेक्स्ट आपके पास मेरे भाई क्या है, वित्तीय आपातकाल। कौन आपातकाल है, वित्तीय। और वित्तीय आपातकाल मेरे भाई किस अनुच्छेद के द्वारा लगता है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के द्वारा लगता है। कोई बच्चा का क्या आया है, सर आप 11th क्लास के भी क्लास लेते हैं। हाँ जी मैं 11th क्लास का भी क्लास लेता हूं। भरत कुमार, यहां देखो भाई लिखा है वित्तीय आपातकाल है ना। वित्तीय आपातकाल क्या होता है मेरे दोस्त, वित्तीय आपातकाल याद रखना है कि जो वित्तीय आपातकाल है मेरे भाई वो अनुच्छेद 360 के तहत लगता। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगता, वित्तीय आपातकाल मेरे भाई अनुच्छेद 360 के तहत। अब चलो मैं तीनों अनुच्छेद को ना, तीनों आपातकाल में बारी बारी से बताता हूँ। ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए MVVI है मेरे भाई, बढ़िया से पढ़िएगा भी। चलो मैं तीनों क्वेश्चन को एक एक करके लाता हूँ। पहला क्वेश्चन हमारे पास, अच्छा एक और मेरे पास शक्ति बच गया था, जो शक्ति क्या था, वित्तीय शक्तियां। कौन शक्तियां, वित्तीय शक्तियां। तो राष्ट्रपति के पास कुल कितने प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं, 7 प्रकार के है ना। राष्ट्रपति के पद कुल कितने प्रकार से खाली रह सकते हैं, तो उसमें बताए थे मेरे भाई 4 प्रकार के। और राष्ट्रपति के पास कुल कितने प्रकार की शक्तियां हैं, तो मैंने आपको क्या बताया था कि मेरे भाई होता है 7 प्रकार के। कितने प्रकार के, 7 प्रकार के। चलिए तो इसमें अंतिम मेरे भाई अंतिम शक्तियां क्या है, वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां में क्या है, अब देखिए यहाँ पे संसद में बजट प्रस्तुत करने की अनुमति है ना। जो बजट की कितना पैसा सर खर्च होंगे है ना साल भर में, या मान लो कि मैं हर साल अपना एक बजट होता है, जैसे अभी 25-26 का बजट चल रहा है, फिर नेक्स्ट ईयर 26-27 का बजट चलेगा है ना। तो बजट पास करने की याद रखना ये बजट पास आपको यह समझना है कि संसद में बजट प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। मतलब राष्ट्रपति ना ये अनुमति देंगे, ऑर्डर देंगे कि मेरे भाई कि आप क्या करो कि हर साल ना बजट पास कीजिए। अगला क्या है, किसी भी धन विधेयक की सिफारिश उन्हीं के द्वारा क्या दी जाती है। जो धन विधेयक पास करते हैं, धन विधेयक जो होता है इसको पास करने के लिए, धन विधेयक को सिफारिश के लिए सिफारिश कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं है ना। क्या वित्त आयोग की नियुक्ति, अगला एग्जाम में आपको पूछेंगे कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति मेरे भाई कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट जो अभी 3 पढ़िएगा ये MVVI है आपके लिए। पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, राष्ट्रपति आपातकाल क्या है। राष्ट्रीय आपातकाल क्या है। पहला क्वेश्चन मेरे दोस्त आपके पास क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल क्या है। पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल क्या है। चलिए राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में यदि मैं बात करूं, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बात करूं तो क्या लिखा है, जब देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा को खतरा होता है। आप याद रखो कि हमारा जब देश, जो हमारा देश जो एकता के भाव से है, हमारे देश में मुझे लगे कि हमारे देश के लोगों में जो एकता है ना उस एकता को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। लोग हमारा जो देश है ना, देश को कई खंडों में बांटने का प्रयास कर रहा है। हमारे देश को ना लगता है कि
खतरा है ना, हमारे देश को लग रहा है सुरक्षा से खतरा है कि हमारा देश अब असुरक्षित होने वाले हैं, कोई बाहरी आक्रमण का खतरा हो, जब ऐसा लगने लगे। फिर से मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मेरे भाई अभी आप लोग पढ़िए, कहीं दिक्कत है भाई? अजय, कहीं दिक्कत है तो बोलो बाबू। या देखिए जरा सा, तो मैं यहाँ पे क्या बोला मेरे भाई कि राष्ट्रीय आपातकाल क्या है। राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में भी मैं बात करूं कि राष्ट्रीय आपातकाल सर, तो राष्ट्रीय आपातकाल में याद रखना है कि जब लगे कि हमारे देश में एकता खत्म होते जा रहे हैं ना, हमारे देश में लगेगा कि एकता पर खतरा है, जब हमारा देश लगे कि देश को कई टुकड़ों में बंटने वाला है, हमें हमारे अखंडता पे खतरा हो, है ना, जब मुझे लगे कि भाई हमारे देश को ना सुरक्षा से खतरा है, हमारा देश असुरक्षित होने वाला है, कोई बाहरी आक्रमण से खतरा है, हमारे देश के लोगों से खतरा है, या कहीं ना कहीं मुझे लगे कि हमारे देश में ना कहीं बहुत बड़ा क्या होने वाला है, सांप्रदायिक दंगा होने वाला है, इस स्थिति में हम कौन सा आपातकाल लगाते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल। और राष्ट्रीय आपातकाल को मेरे भाई राष्ट्रपति लागू करते हैं, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 352 के तहत। लिखा, तब भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत क्या किया जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है ना, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है। बाबू ये 11 12 दोनों के लिए लाभदायक है। बीना जी, ये एक के लिए लाभदायक नहीं मेरे भाई, ये जितने भी है ना सबके लिए लाभदायक है, लेकिन अभी क्लास में 12th को फोकस कर रहा हूँ। जो क्लास 12th में आएगा मैं उसी को पढ़ा रहा हूँ, मैं पूरा गहराई से नहीं जा रहा हूँ इसमें, है ना। जो एग्जाम में आपका आएगा मैं उतना ही पढ़ा रहा हूँ, पूरा का पूरा राष्ट्रपति में नहीं पढ़ाऊंगा आपको। जो एग्जाम अभी मैं देखिए, एग्जाम जो है ना काफी नजदीक है, तो एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ, है ना। चलिए देखिए यहाँ पे तो आपको ये समझ में आ गया ना कि राष्ट्रपति आपातकाल क्या है। इसका बात है कि राष्ट्रीय आपातकाल, आप समझना राष्ट्रीय आपातकाल लगने के कारण कि क्या क्या ऐसा कारण है जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। तो यहाँ है युद्ध की स्थिति में, है ना, युद्ध की स्थिति में जब लगे कि हमारे देश में युद्ध होने वाला है ना, तो लगता है कि मेरे देश में ही युद्ध होने वाला है, तो लगा देते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। क्यों लगाते हैं सर? उस समय ना याद रखना लोगों का जो हम लोगों के पास जो हमारा मूल अधिकार है वो सब कुछ खत्म हो जाता है। बाहरी आक्रमण लगे कि हमारे देश पर कोई विदेशी लोग क्या करने वाले हैं? आक्रमण करने वाले हैं। सशस्त्र विद्रोह, है ना, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में भी कौन सी आपातकाल लगती है? राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो आ रहा है मेरे भाई, वो आ रहा है राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रपति आपातकाल क्या है। अगला क्वेश्चन आपके पास है राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रपति आपातकाल क्या है। तो चलिए यहाँ पर मैंने बताया था इसी को हम राज्य आपातकाल कहते हैं, है ना। क्या लिखा? जब किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था विफल हो, जब लगे कि किसी राज्य में जो राज्य हमारा है लगे उस राज्य में हमारा जो संविधान है ना, संविधान सही तरीके से लागू नहीं हो पा रहा है ना, संविधान सही तरीके से लागू नहीं हो पा रहा है, यानी राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं करती। मतलब ऐसा लगे हमारे केंद्र सरकार को या राष्ट्रपति को लगे कि जो राज्य है कोई ऐसा राज्य जहां पर न केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए जो नियम कानून है उस नियम कानून के आधार पर या वह सही तरीके से नियम कानून का पालन नहीं किया जा रहा है, नियम कानून का उल्लंघन करके वहां पे काम किए जा रहे हैं, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति क्या करता है? उस राज्य में राज्य आपातकाल घोषित करता है, उसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं, है ना। तो राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रपति आपातकाल ये याद रखना है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद द्वारा लगाता है? अनुच्छेद 356 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है? राष्ट्रपति आपातकाल लागू होने के कारण, कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो राष्ट्रपति आपातकाल लागू होता है। तो पहला क्या है? जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करने में क्या हो? असफल हो। जब लगे कि जो कोई राज्य है वो राज्य याद रखना कि संविधान को ना सही तरीके से लागू नहीं कर पा रहे हैं, संविधान से काम नहीं कर पा रहे हैं, उस संविधान को लागू करने में भाई सफलता प्राप्त नहीं कर पा रही है, असफल है, इस कंडीशन में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। अगला है मेरे भाई राष्ट्रपति शासन लगता है जब राज्य में बहुमत वाली सरकार न बन सके, है ना। बहुमत वाली मतलब है कि जैसे मान लो मैं को अभी बिहार में कितना सीटों पर चुनाव चल रहा है ना, 243 सीटों पर, तो बहुमत प्राप्त करने के लिए कितना सीटें चाहिए मेरे भाई, है ना, कितना चाहिए? 223। यदि इतना सीट यदि मान लो कोई एक पार्टी नहीं ले पाया
या मान लो कि गठबंधन बनाया फिर भी नहीं हो पाया, है ना, तो अब मान लो कि वहां सरकार नहीं बना, उस कंडीशन में याद रखना मेरे भाई कौन सा आपातकाल लगता है, राष्ट्रपति शासन। कौन शासन, राष्ट्रपति शासन। जब राज्य में कानून और व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ जाए, जब राज्य में कानून और व्यवस्था दोनों पूरी तरीके से बिगड़ जाए, है ना, ढंग अच्छे तरीके से लागू ना हो, तो उस कंडीशन में मेरे भाई कौन सा आपातकाल लगता है, राष्ट्रपति आपातकाल, राष्ट्रपति आपातकाल। चलिए लास्ट आपातकाल हमारे पास है, उसका नाम है वित्तीय आपातकाल। कौन सा आपातकाल है मेरे भाई, वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल क्या है, इस बात को समझना। वित्तीय आपातकाल को लागू कौन करते हैं, ये भी राष्ट्रपति ही लागू करते हैं। अनुच्छेद कितना के तहत, 360 के तहत। तो वित्तीय आपातकाल भारत के संविधान के अनुच्छेद कितना में है मेरे भाई, वित्तीय आपातकाल वित्तीय आपातकाल भारत के संविधान अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में वर्णित एक विशेष प्रकार का क्या है, आपातकाल है। लिखा जब देश की वित्तीय स्थिरता या साख को क्या हो, खतरा हो, जब लगे कि हमारे देश में ना, लगता है हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ने वाली है, हमारे देश का जो जीडीपी है ना वो घटने वाला है, मुझे लग रहा है हमारे देश की जो साख है, भरोसा विश्वास है, मेरे खतरे में जा रहा है, तो मेरे भाई इस आपातकाल को लागू किया जाता है, और आपातकाल होता है मेरे भाई वित्तीय आपातकाल। लिखा तब राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करती है। तो याद रखना मैंने अभी तक आप लोगों को 3 आपातकाल पढ़ाया, 3 आपातकाल पढ़ाया है ना। चलो मुझे बताओ, जो पहला आपातकाल मैंने अभी आपको बताया वो था मेरे भाई राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल, मुझे ये बात बताओ, राष्ट्रीय आपातकाल मैं आप सबसे बात कर रहा हूं, राष्ट्रीय आपातकाल मेरे भाई, राष्ट्रीय आपातकाल बताओ किस अनुच्छेद के द्वारा लागू किया जाता, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के द्वारा लागू किया जाता, आप लोग जल्दी से मुझे बता दो, कमेंट में लिखो, जल्दी से आप लोग कमेंट में लिखो कि सर राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के द्वारा लागू किया जाता है। जल्दी मैं आप लोगों को कमेंट पढ़ने के लिए तैयार हूं मेरे भाई। चलो मेरे भाई जल्दी जल्दी से मैं आप लोगों को कमेंट पढ़ने के लिए तैयार हूं। अभी आप लोग जल्दी से बताओ कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है ना किस अनुच्छेद के द्वारा लागू होता है। कोई भाई जल्दी से लिखो, आप लिखो, मैं समझ पाऊं ना कि आप समझ पा रहे हैं। जल्दी से कुछ लिखिए, किसी का कुछ नहीं आ रहा है भाई, आप लोग जल्दी जल्दी से लिखो तो मैं पता कर पाऊं ना कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। चलो बाबू जल्दी जल्दी से आप लोग ना बता दो, जल्दी जल्दी से कमेंट करके मुझे मेरे भाई आप लोग बताइए। कोई बच्चा आ रहा है सर, एमडी समर। चलो बाबू जल्दी से मुझे बताओ ना, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के द्वारा लागू किया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद द्वारा लागू किया जाता है सर, 352। बहुत बढ़िया बाबू सचिन कुमार का आंसर आ चुका है 352, बहुत बढ़िया बच्चे। चल अगला राष्ट्र मुझे बताना मेरे भाई कि राष्ट्रपति शासन है ना, राष्ट्रपति शासन याद रखना है कि राष्ट्रपति शासन याद रखना है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के द्वारा लगता है। जल्दी से आप लोग बताओ राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के द्वारा लगता है, ये भी ऑप्शन आप लोग जल्दी से मुझे बताइए, है ना, जल्दी जल्दी मुझे बता दो कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के द्वारा लगता है। भरत का भी आंसर आप 352 बाबू, ठीक है। चलिए पहले का आंसर दीजिए, पहले का आंसर दे रहे हैं आप राष्ट्रीय आपातकाल का। अजय का भी आंसर आ चुका 352, रूपानी का भी आ चुका है 352, हाँ जी। चलो मेरे भाई तो आप लोग ना मुझे जल्दी जल्दी से बता दो, एमडी समर का भी 352 है बाबू, पहले का आप लोग आंसर दे रहे हैं, आप लोग पहले का आंसर दे रहे हैं। अब मुझे बताओ राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के द्वारा लगता है, राष्ट्रपति शासन मैंने क्या बोला भाई, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के द्वारा लगता है। बच्चे का आंसर आ रहा है, भरत का आ चुका है 356, ठीक है मेरे भाई। विनोद भाऊ आप तो गलत दे रहा है, हरि शंकर ने आंसर दिया है सर 356 होगा, सचिन ने दिया है 356 होगा, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट मुझे बता दो वित्तीय आपातकाल, मैंने जस्ट अभी पढ़ाया है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल समझना है किस अनुच्छेद के द्वारा लागू किया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल के बारे में बता दो जरा सा। 350 नहीं होता बाबू, 350 नहीं होता, 350 द्वारा यहाँ पे कुछ लागू नहीं होता है ना। राष्ट्रीय आपातकाल में 350 नहीं आता कहीं मेरे भाई।